नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। सरपंच विशेष में हम आपकी आज मुलाकात करवाएंगे कल्याणपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच पवन कुमार जी साईं से। इनका राजनीतिक कैरियर हमेशा सफल रहा है। इसका कारण यही है कि इन्होंने राजनीति को और अपने व्यक्तित्व को दोनों को अलग अलग रखा है। कभी भी राजनीति की आड़ में इन्होंने समाज में लोगों से अपनी जो प्रतिष्ठा थी उसके साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया, और उसी का कारण यह है कि आज सफलता में पॉलिटिशियन में इनका नाम जाना जाता है। तो पूरी चर्चा उन्हीं से करते हैं कि पंचायत में उनका क्या योगदान रहा और वो पंचायत राजनीति को किस स्तर पर लेकर चल रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे पीडीएस न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। सर, सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा राजनीतिक परिचय दीजिए। मैं मेरे छात्र जीवन से ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरे साथियों के साथ सक्रिय रहा जी। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर 2005 में मैंने मेरा राजनीति में सरपंच का पहला चुनाव मेरी गांव की समस्याओं को देखकर जी। मैंने ये महसूस किया कि देश की आज़ादी के 60 साल बाद में भी हमारा गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है। जी। मेरे सरपंच बनने से पहले गांव में रास्तों की बहुत बड़ी समस्या थी। जी। पानी का बहुत बड़ा संकट था। जी। और गांव के बीच में कीचड़ और गंदगी का बड़ा आलम रहता था। जी। और मैं जब मेरी लॉ कॉलेज से एलएलबी पूरी करने के बाद जी। मैं जयपुर में मेरा वकालत की शुरुआत मैं कर चुका था। जी। मैंने 5-6 महीने वकालत भी की थी, लेकिन उसके बाद में मुझे महसूस हुआ कि गांव का सरपंच एक पढ़ा लिखा और गांव की समस्याओं को समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जिससे हम हमारे लोगों का राजनीति के माध्यम से भला कर सकें। और यही सोच के मैंने 2005 में सरपंच का चुनाव लड़ा। और मैं आभारी हूँ मेरे ग्रामवासियों का, मेरे साथियों का। उन्होंने छोटी सी उम्र में मुझ पर विश्वास किया और मैं 350 वोटों से सरपंच का चुनाव जीता। और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि जिन उद्देश्यों को लेकर मैं 5 में चुनाव लड़ा था, काफ़ी हद तक हमने उन समस्याओं का समाधान भी किया। सर, अभी हाल ही में जो आपका कार्यकाल है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने सरपंच विशेष में 2 साल कंप्लीट होने के बाद हर सरपंच से हम विचार विमर्श करते हैं, ताकि उनकी पंचायत को भी पता चले कि उनके सरपंच उनके लिए कितने के एक्टिव हैं। 2 साल में आपके द्वारा जो विकास कार्य करवाए गए, चाहे वो पशुपालन विभाग हो, नरेगा मजदूर हो, समाज के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, क्या योगदान रहा आपका इन 2 सालों में? 22 जनवरी 2020 को जी। जब मैं दोबारा ग्राम पंचायत कल्याणपुरा का सरपंच बना, जी। तो 5 से 10 के बीच में और 10 से 20 के बीच में जो विकास की कड़ी किसी न किसी कारण से प्रभावित हुई। जी। और हमारा गांव जो विकास की रफ्तार 2005 से 2010 में पकड़ चुका था, जी। उसमें उसमें कुछ रुकावटें आई। और फिर मैंने यही ध्येय लेकर वापस 2019-20 के चुनाव में मैं जनता के सामने मैंने मेरा निवेदन किया जी। कि हम हमारे गांव को फिर वापस नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जी। और गांव वालों ने पुनः मुझ पर विश्वास किया और मैं लगभग 700 वोटों से जी। वापस सरपंच बना। जी। और सरपंच बनने के बाद में मैंने 1.5 महीने तो चलता रहा। उसके बाद में आप लोग सभी विदित हैं पूरी दुनिया में किस प्रकार कोरोना महामारी का संक्रमण हुआ। जी। और किस प्रकार हम लोगों को हमारी जिम्मेदारियां दी गई। जी। मैं इस इलाके में पहला जनप्रतिनिधि रहा हूं जिसने जनता कर्फ्यू से पहले मेरी गाड़ी से माइक पर मैंने मेरे इलाके में आसपास के गांव में
लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक किया, जनता कर्फ्यू में हम किस प्रकार सहयोग कर सकें जी और कोरोना की गंभीरता के बारे में अवगत कराया। जी और उसके बाद में शुरुआती दौर में बीमारी की गंभीरता, इसके संक्रमण फैलने के तरीके, इसके बारे में सब लोग अनजान थे, तो हम लोगों ने बड़ी सजगता से के साथ लोगों को सामाजिक दूरी और मास्क और सैनिटाइजेशन के बारे में अवगत कराया, समझाया, गांव को सैनिटाइज कराया, जी दवा का छिड़काव कराया। और जो प्रवासी हमारे भाई बहन और हमारे ग्रामीण जो बाहर अपने व्यवसाय के लिए नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते थे, जी वो उस दौरान गर्मियों में आए ही, तो हम लोगों ने उनको सुरक्षित क्वारंटाइन में रखा। जी हमने ग्राम पंचायत स्तर पर एक कोरोना कोर कमेटी का गठन किया, जी जिसमें हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, मेरे स्वास्थ्य विभाग की एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मेरे पंचायत सहायक, ग्राम विकास अधिकारी, रोजगार सहायक और मेरे जो युवा साथियों की, मेरे गांव में श्याम मित्र मंडल के युवा साथियों ने, सब ने मिलकर हम लोगों ने कोरोना महामारी के पहले दौर में किसी भी प्रकार की जनहानि हम लोगों ने हमारे गांव में नहीं होने दी। और हमने हर उस व्यक्ति को जिसको आवश्यकता थी सूखा राशन, मेडिकल उपलब्ध संसाधन उपलब्ध करवाना, पशुओं के लिए हरा चारा, सूखा चारा, पक्षियों के लिए परिंदे बांधना, जो भी हम लोगों से बन पड़ा। और विशेष तौर से इस आपदा में मैंने अवसर के रूप में लिया वृक्षारोपण को। जी पिछले 2 सालों में हमने 2-3 हज़ार पेड़ लगा के उनका संरक्षण किया है, संवर्धन किया है, और आज उनकी अच्छी ग्रोथ और संख्या है। और मैं आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी, मेरे सभी युवा साथियों से, आम लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और जल संरक्षण पर हम लोग विशेष ध्यान दें। कोरोना के अलावा फिर हमने जिन लोगों का लॉकडाउन की वजह से रोजगार छीना गया या वो प्रवासी लोग गांव में आके बैठ गए, हम लोगों ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया नरेगा में अधिक से अधिक लोगों का सृजन हो। और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने लगभग 500 नए जॉब कार्ड बनाकर गांव के जो लोग बाग मनरेगा में काम करने के इच्छुक थे, हम लोगों ने उनको रोजगार दिया। और वर्ष 2021 और 21-22 में हमने कोशिश की है कि हर श्रमिक को मनरेगा के 100 दिन रोजगार करने का मौका मिले, और उसमें हम सफल भी हुए हैं। मनरेगा के साथ साथ फिर हमारा, मेरी पंचायत का और हम लोगों का ये उद्देश्य रहा कि हम पंचायत को स्वच्छता के क्षेत्र में भी हम आगे लेके जाएं। और हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायत को ओडीएफ करवाने के लिए, अधिक से अधिक लोगों को शौचालय बनाने के लिए, और गांव में जो शेष वंचित इलाके हैं, कोई गली मोहल्ला है, ढाणी है, जहां कचरे का संग्रहण होता है, गंदे पानी का ठहराव होता है, वहां के लिए हमने डीपीआर बनाकर अब उस कार्य पर हम काम करना हमने चालू कर दिया है। क्योंकि कोरोना की वजह से सरकारों की आर्थिक मदद ग्राम पंचायतों को कम मिल रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आज भी भारत में और विशेष तौर से राजस्थान में 70 से 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र और पंचायती राज के इलाकों में रहती है, और हम उन 75% लोगों के हकों को, उनके अधिकारों से वंचित नहीं करें। और हम पंचायतों के विकास का जो पैसा पिछले 2 साल से रुका हुआ है, मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि गांव के विकास के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए, लोगों को उनके अधिकारों के लिए, बिजली, पानी, सड़क, इनको उपलब्ध करवाने के लिए पंचायती राज में जो हमारा पैसा बाकी है, सरकार हमें शीघ्र उसको पंचायतों के खाते में डाले, जिससे हम हमारे गांव की छोटी मोटी समस्याओं को समाधान करवा सकें। सर, वृक्षारोपण को आप विशेष महत्व देते हो। बेसिकली मैंने कई बार नोटिस भी किया है
आप अपने फेसबुक पेज से भी जहाँ पर भी आपको मौका मिलता है वहाँ आप वृक्ष जरूर लगाते हो, तो वृक्षों के प्रति आपकी एक विशेष सोच है, उसके बारे में बताइए। आज आप भी देख रहे हैं पूरी दुनिया में पर्यावरण का कितना असंतुलन हो गया है। जी महानगरों में पर्यावरण जानलेवा स्तर पर पहुंच चुका है। विशेष तौर से हमारे उत्तर भारत में दिल्ली हो, एनसीआर का पूरा इलाका हो, जी और ये सबसे बड़ा इसका कारण है कि हम लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं जी और समाज के विशेष तौर से युवा लोग बाग प्रकृति से विमुख होते जा रहे हैं। जी जी आज लोगों का व्यक्तिगत जीवन इस प्रकार का सीमित होता जा रहा है कि वो अपने परिवार के जीवन निर्वहन के लिए, खाने कमाने के अलावा वो ज़्यादा सामुदायिक विकास के बारे में सोच नहीं पा रहा है। जी और मैंने इसको मेरी आदत बना लिया है। जी मैं मेरे साथियों के साथ, मेरे रिश्तेदारों के साथ, मेरे सरपंच जो आसपास के मित्रगण हैं, उन सभी से मेरा ये निवेदन रहता है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ लगाकर उनको पाल पोस कर अपने बेटे पोतों की तरह उनको बड़ा करें, जी तो हम लोग हमारी प्रकृति को बचा पाएंगे, हमारी प्रकृति का संतुलन रहेगा। जी तो हम लोग जिस प्रकार की गंभीर बीमारियां, हम लोगों ने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि कोरोना की बीमारी में हमें ऑक्सीजन की कमी से भी मौतों को देखना पड़ेगा, जी और वो हमने देखा ही नहीं है, आसपास के लोगों ने झेला भी है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण पूरे देश में बहुत सारी मौतें हुई हैं, और इन मौतों से और इस प्राकृतिक असंतुलन से भी यदि हम कुछ सीख नहीं सकते तो मैं समझता हूँ हम लोगों का सामाजिक रूप से कोई महत्व नहीं रह जाता। सर, सरपंच पद एक कोई पार्टी का नहीं होता है, लेकिन आप वर्तमान में थोई और झाड़ली बीजेपी मंडल अध्यक्ष भी हो, तो जब आप चुनाव लड़ते हो, जब आप सरपंच का चुनाव लड़ते हो, तो उस समय आपको किस तरह से फेस करती है पब्लिक कि भाई आप जैसे बीजेपी पार्टी से तो आप मंडल अध्यक्ष हो और सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती है, उस समय आपकी क्या रणनीति रहती है या लोग आपको उस समय किस रूप में देखते हैं, उसके बारे में बताइए। सैनी साहब, राजनीति में मतदाता इतना समझदार और मैच्योर है कि जी वो गांव का सरपंच हमें किसे बनाना है, पंचायत समिति का मेंबर हमें किसे बनाना है, हमारा जिला परिषद में प्रतिनिधित्व कौन करे, विधानसभा में हमारा नेतृत्व कौन करे, और हमारे देश के महत्व के लिए हम किस पार्टी का सांसद लोकसभा में भेजें, ये सारी बातें मतदाता अपने जहन में रखता है। जी और मेरा भी यही मानना है कि लोकतंत्र में मतदाता जितना जागरूक और समझदार होगा, जी चाहे स्थानीय निकाय हो, चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे केंद्र सरकार हो, वहाँ पे अच्छे लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और उसका फायदा अच्छी सरकार बनेगी, अच्छे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि होंगे, तो उसका सभी प्रकार से लाभ हमारी जनता को मिलेगा। और मेरे लिए मैंने मेरा राजनीतिक जीवन, छात्र जीवन में भी मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहता था, लेकिन सरपंच के बाद में मैंने 2010 में मैं कांग्रेस से पंचायत समिति सदस्य रहा जी 2010 से 15 के बीच में। जी लेकिन फिर श्री माधोपुर में वर्तमान राजनीतिक जी सिस्टम में हमारे विधायक महोदय से हमारा सामंजस्य ठीक नहीं रहा, जी मैंने पार्टी छोड़ दी जी और 15 में मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। जी मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा और दुर्भाग्य से मैं थोड़े से वोटों से चुनाव हार गया, लेकिन उस चुनाव से भी मैंने सीखा है। जी राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है जी और कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं है, कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं है। जी आप अपने व्यवहार से, अपने कामों से राजनीति में नए दोस्त बना सकते हो जी और किसी गलती की वजह से आप अपने नए दुश्मन भी खड़े कर सकते हो। लेकिन कल्याणपुरा के लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष होने के साथ साथ मैं सरपंच का चुनाव भी लड़ा जी और लोगों ने मेरे पिछले 3 चुनावों से ज़्यादा जी विश्वास के साथ, समर्थन के साथ श्री माधोपुर विधानसभा, पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैं वोटों के अंतर के हिसाब से मैं तीसरे नंबर पर चुनाव जीतने वाले सरपंचों में रहा हूँ। इसके लिए मैं ग्राम पंचायत कल्याणपुरा की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं मेरे गांव की बुनियादी ज़रूरतों के लिए
बिना किसी व्यक्ति के, किसी संस्था के कहे मैं उस काम को, उस समस्या का समाधान करा पाऊँ, तो मेरा जनप्रतिनिधि रहना सार्थक रहेगा। और मैं मेरे गांव के लिए यदि कुछ नहीं कर पाता हूं तो मेरा राजनीति में रहने का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही मंडल अध्यक्ष होने के नाते जी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे राजनीतिक आदर्श श्रीमान जाबर सिंह जी खर्रा का, हमारे सांसद जी का। उन्होंने मुझे, भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा दिन मुझे नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने मुझे पार्टी का मंडल अध्यक्ष बनाया जी और मैं निसंकोच ये कह सकता हूं कि पंचायती राज चुनाव में पूरे श्री माधोपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीटें मेरे थोईजाल्डी मंडल से ही आई हैं। तो मैं पूरे मंडल के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और हमारे संगठन के जितने भी लोग हैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे निवेदन पर जाबर जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में आपने भूमिका निभाई और हमारे मंडल की सीटों की वजह से हमारा अजीतगढ़ में पहला प्रधान हम लोग बना पाने में भी सफल रहे। इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। सर, पूर्व विधायक श्री जाबर सिंह खर्रा जी और वर्तमान सांसद सुमेधानंद जी, उनके साथ अक्सर आपको देखा जाता है, चाहे वो सिक्कर लेवल पे प्रोग्राम हो या फिर श्रीमाधोपुर क्षेत्र पे प्रोग्राम हो, उनके साथ आपका सामंजस्य क्या है? मैं कांग्रेस में भी रहा हूं जी और भारतीय जनता पार्टी में भी हूं। जी कांग्रेस का नेतृत्व कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करता जी और इस बात को मीडिया के साथ ही ज़्यादा समझते हैं। आज पार्टी का असली कार्यकर्ता कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर भी पीड़ित है तो विधानसभा क्षेत्र स्तर पर भी पीड़ित है। और यही कारण रहा है कि जब हमारे वर्तमान विधायक जी के साथ में रहा और हमने हमारे गांव की समस्याओं के बारे में जब कभी उनसे निवेदन किया तो उन्होंने संजीदगी से रिस्पॉन्स नहीं दिया और उन्हीं तात्कालीन परिस्थितियों के कारण मैंने पार्टी छोड़ी थी। मैं सुमेधानंद जी और जाबर सिंह जी खर्रा के व्यक्तित्व से ज़्यादा प्रभावित हूँ। राजनीति में विकास और समस्याएं एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। एक काम हम कराते हैं वो पूरा भी नहीं हो पाता और लोगों को दूसरी समस्या नहीं हम लोगों के सामने आ जाती है। लेकिन इन दो लोगों में इनका व्यक्तित्व बड़ा सादगी वाला है। इन लोगों की कथनी और करनी में अंतर नहीं है और ये लोग बाग मतदाता को झूठे धोखे में नहीं रखते। मैं इन लोगों के व्यक्तिगत जीवन से प्रभावित होकर इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं समझता हूँ कि इनकी अच्छी बातें और इनके अच्छे व्यवहार को हम लोग भी हमारे जीवन में उससे हमें सीखने को मिलता है। सर, आपने अपनी राजनीति की शुरुआत एक स्टूडेंट लाइफ से की थी और आप LLB भी किए हुए हो, तो इसी से रिलेटेड एक सवाल जो वर्तमान में रीट अभ्यर्थियों को लेकर चल रहा है, उनके एग्ज़ाम जिस तरह से हुई, फिर पेपर लीक हुआ, फिर अब एग्ज़ाम रद्द हुई, इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करोगे? आज राजस्थान में एक जनप्रतिनिधि के नाते मुझे एक कुंठा हुई है कि पूरे देश में एक राजस्थान की साफ सुथरी छवि इतिहास से, अतीत से लेकर वर्तमान तक है जी। लेकिन पिछले 10-12 सालों में हमारी राजनीतिक सिस्टम की खामियों की वजह से, नेताओं के संरक्षण की वजह से राजस्थान परीक्षाओं में चोरी के मामले में बड़ा, जिस प्रकार पहले हम उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के बारे में सुनते थे, वो चीज़ें आज हमारे आंखों के सामने इतनी बड़े स्तर पर, जिसमें सरकार शामिल हो, सरकार में बैठे लोग शामिल हों और लाखों लोगों के साथ जिन लोगों ने अपने जीवन के बहुमूल्य समय को B.Ed करने में, ग्रेजुएशन करने में, कंपटीशन की तैयारी करने में खपाया हो, उन लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी का मौका नहीं मिले। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि रीट प्रथम लेवल को भी आप निरस्त करें जी। और चाहे राज्य की एजेंसियां SOG जांच करें या हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी की भी ये मांग है कि
इस नासूर का इलाज करने के लिए, इसकी तह तक जाने के लिए, चाहे हम लोगों को सीबीआई की जांच भी करवानी पड़े, तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। हो सकता है मुख्यमंत्री जी का पिछले 2 साल से स्वास्थ्य खराब रहा हो, लोगों में उनका आवागमन कम रहा हो, उनकी जानकारी में सारी चीज़ें नहीं हो, लेकिन आपकी सरकार के नाक के नीचे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उसमें दोषियों को सज़ा मिले, जिससे आने वाले भविष्य के दिनों में राजस्थान का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करे। सर, यूपी चुनाव के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कि भारतीय जनता पार्टी, आप एक मंडल अध्यक्ष हो, इस नाते आपसे ये सवाल कर रहा हूँ मैं। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं आशा करता हूँ और हमारा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में पिछली बार से अधिक सीटें जीते। लेकिन जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल विपक्ष द्वारा इस देश में खड़ा किया जा रहा है, जिस उत्तर प्रदेश को क्राइम स्टेट कहा जाता था, लड़कियां सुरक्षित नहीं रहती थी, आज आप खुद भी मीडिया के हमारे साथी हैं और आए दिन अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में योगी जी की सरकार से पहले 2012 से 2017 के बीच में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में माफिया राज, गुंडा राज और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, चाहे कैराना हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व की सरकार, मोदी जी के मार्गदर्शन में उन असामाजिक तत्वों को, गुंडा तत्वों को और जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, उन चीज़ों को उत्तर प्रदेश में एक मिसाल के तौर पर सुधारा गया है। उत्तर प्रदेश में विकास के नए आयाम हुए हैं, हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में मजबूत हुआ है और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाएगी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत कैलकुलेशन है कि सीटें पिछली बार से कम हो सकती हैं। मैं कार्यकर्ता के नाते, क्योंकि मेरी बात लोगों तक भी जाएगी, कोई पार्टी का आदमी ये नहीं सोचे कि मैं कोई, मेरा विश्लेषण का या मेरी बात का कोई गलत अर्थ निकले। ये मेरा व्यक्तिगत मूल्यांकन है कि पार्टी की सीटें घटेंगी, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में बनेगी और जो कुछ समस्याएं और संभावनाएं उत्तर प्रदेश के लिए हैं, मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी उन चीज़ों को पूरा कर पाएंगे। और विशेष तौर से आज चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे देश हो, मैं आपके माध्यम से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से भी मेरा आग्रह है कि बेरोजगारी की समस्या के समाधान पर पार्टी का विशेष फोकस रहे, तो हम देश को काफ़ी आगे ले जाने में सफल हो पाएंगे। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि आज जिस देश की आबादी 35 साल तक के युवाओं की 60% से अधिक हो, उस देश में यदि रोजगार नहीं होंगे तो देश की आने वाली पीढ़ियां गंभीर संकटों के दौर से गुजरेंगी। तो राज्य सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी, हमारी पार्टी के नेतृत्व से मेरा आग्रह है कि पार्टी फोरम पर, क्योंकि हम लोग वहाँ तक अपनी बात सीधे तौर पर पहुँचा नहीं सकते, तो हमारे तो माध्यम, हमारे नेताओं के मार्फत या मीडिया के मार्फत मेरा ये निवेदन है कि आज देश में किसान और बेरोजगार के लिए सरकारों को कुछ ना कुछ सार्थक प्रयास करने पड़ेंगे, तभी हम लोग इस समस्या से निजात दिला पाएंगे। क्योंकि आज भी कृषि आधारित और कृषि पर जुड़े हुए लोगों की संख्या देश में 70% से अधिक है। तो कृषि भी देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि हम किसानों के भले के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए समय रहते नहीं जागे तो हमें भविष्य में गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। सर, आपके पास 3 साल और हैं इस कार्यकाल के, तो इन 3 सालों में आपकी क्या योजनाएं हैं कि पंचायत के लिए आप क्या करोगे? मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं मेरे 2 साल के कार्यकाल को मैं बहुत बड़ा ऐतिहासिक मानता हूँ और मैं आपके माध्यम से इस बात को मेरी पंचायत के इलाके में लोगों के सामने और बाहर के लोगों को भी पता चले कि प्रशासन गांव के संग अभियान में
प्रशासन के सहयोग से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे राजस्व टीम, उपखंड अधिकारी, जी तहसीलदार श्री माधोपुर, नायब तहसीलदार अजीतगढ़ और मेरे हल्का पटवारी, मेरे ग्राम विकास अधिकारी कि हम लोगों ने प्रशासन गांव के संग अभियान में 30 से अधिक प्रचलित रास्तों का कटान कराया है और मैं आपके माध्यम से ये दावा कर सकता हूं कि वो पूरे विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक है। जी बहुत से लोगों के हमने बंटवारे कराए हैं, राजस्व रिकॉर्ड में जिनके नामों में अशुद्धियाँ थी उनको ठीक करवाया है, दिव्यांग लोगों को प्रमाण पत्र दिलवाए हैं, प्रधानमंत्री आवास का भी लाभ दिलाया है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लोगों को इन 2 सालों में बड़ी तादाद में लोगों को लाभ मिला है। लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल को राज्य सरकार दोबारा खोले, जिससे काफ़ी लोग, ज़रूरतमंद लोग अभी भी खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं, उन लोगों को 2 वक्त की रोटी हम सहज रूप से उपलब्ध करवा सकें, उनका खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़कर उनको राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही मेरे 2 साल में हमने ग्राम पंचायत परिक्षेत्र के सरकारी विभागों के पास उनकी खुद की ज़मीन नहीं थी, भवन ज़्यादातर के बने हुए हैं, तो इस कार्यकाल में हमने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाणी जोधाकावली के लिए भूमि आवंटन करवाई है। एक बार तत्कालीन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी की सुरक्षा में लगे हुए मेरे ग्राम पंचायत के हमारे शहीद रामनिवास मीणा के स्मारक के लिए जमीन आवंटन की पत्रावली पिछले 2 साल से प्रशासन की अनदेखी के कारण इधर उधर चक्कर काट रही है। मैं कलेक्टर साहब से भी मिल लिया हूँ, एसडीएम साहब, एडीएम साहब, बहुत लोगों को मैंने निवेदन कर दिया। लेकिन यदि हम हमारे शहीद के सम्मान के लिए भूमि आवंटन की पत्रावली 2-2 साल तक यदि सरकार या प्रशासन आवंटित नहीं कर सके तो मैं समझता हूँ बड़ी अफसोस की बात है। फिर भी मेरे यहाँ चिकित्सा उपकेंद्र के लिए भूमि आवंटन हुआ है, पटवार घर और किसान सेंटर के लिए ज़मीन आवंटन हुआ है, साथ ही कल्याणपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति की भूमि आवंटन की पत्रावली पिछले 7-8 साल से, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, पता नहीं क्या कारण रहे हैं, हम किसानों की बात करते हैं और किसानों से जुड़ी हुई, किसान के भले के लिए यदि कोई संस्था यदि उनको सबसे ज़्यादा लाभ दे सकती है तो ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से हम किसान को, चाहे लोन हो, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे पेस्टिसाइड्स हों, हम किसान को उनके गांव के नज़दीक हम ये संसाधन उपलब्ध करवा सकें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कल्याणपुरा में समिति बने हुए 9 साल हो गए, लोगों को भी भूमि आवंटन नहीं हुआ है, बिना भवन के सहकारी समिति चल रही है। क्योंकि मैं सहकारी समिति का भी अध्यक्ष हूँ, तो मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं मेरे गांव के लोगों को खाद बीज आसानी से सुलभ करा पाने के लिए एक सहकारी समिति का भवन और गोदाम यहाँ बन के उनको लाभ मिले, वो नहीं हो पाया। तो मेरा आपके माध्यम से प्रशासन से निवेदन है कि जो हमारे मिनी सचिवालय हों, सहकारी समिति हों या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा की भूमि आवंटन का मामला हो, प्रशासन गांव की समस्याओं को देखते हुए, लोगों को विद्यालय में विद्यार्थियों की समस्याओं को देखते हुए उनको हम संसाधन उपलब्ध करवा पाएँ, वो भूमि आवंटन हो, ये मेरा माननीय कलेक्टर साहब से और राज्य सरकार से निवेदन है। साथ ही 2 साल में मेरे शमशान भूमि में बिल्कुल बंजर पड़ी हुई थी, हम लोगों ने इसका समतलीकरण करवाया है। अभी पक्के सौदा स्थलों का काम चल रहा है। खेल मैदान में हमने एक तरफ की 4 दीवारी पिछले साल बनाई है। मेरा प्रयास है कि 2 तरफ की 4 दीवारी और बनाकर हम लोग कल्याणपुरा में खेल प्रतिभाओं को और आगे बढ़ाएं। क्योंकि मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे गांव में
लगभग 30 राष्ट्रीय स्तर के खो खो और एथलेटिक्स के खिलाड़ी रहे हैं। मेरे गांव का खेल के मामले में ज़िले में ही नहीं, राजस्थान में खो खो में विशेष तौर से बड़ा नाम है। और इसी बदौलत मेरे यहाँ विशेष तौर से मेरी बहनें 7-8 शारीरिक शिक्षक भी बनी है। और ये प्रक्रिया हमने 2005 में सरपंच बनने के बाद में चालू की है। 2005 के बाद के ही लगभग 25 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हम लोगों ने तैयार किए हैं। और उनकी तैयारी में मैं अपने आप को उनके साथ जुड़ा हुआ मानता हूं, क्योंकि मेरे सरपंच रहते हुए, पंचायत समिति सदस्य रहते हुए हमने जिला स्तर के 2 बार यहाँ टूर्नामेंट कराए हैं। तो उनकी भूमिका में, उनकी सफलता में मुझे मेरी खुद की सफलता भी दिखती है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा खेल मैदान का डेवलपमेंट हो, इसकी 4 दीवारी हो के हम यहाँ खेल के विभिन्न अलग अलग मैदान, दौड़ का ट्रैक बना के हम और लोगों को और लड़के लड़कियों को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर उनको खेलने के लिए भेज सकें और काबिल बना सकें। तो ये मेरा प्रयास रहेगा। साथ ही जल जीवन मिशन में भी मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि मेरे गांव में कल्याणपुरा और सुरानी के लिए स्कीम सैंक्शन हो गई है। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि लोकेलिटी में पानी की उपलब्धता नहीं है, तो जहां आप 2, 4, 5 किलोमीटर दूर से भी हम पानी लोगों को लाकर पिला सकें, मेरा ये निवेदन है कि सरकार उदारतापूर्वक स्कीम को सैंक्शन करने में सहयोग करें, या किसी प्रकार का उनका रिव्यू की जरूरत पड़े तो धन के अभाव में लोगों की समस्याएं नहीं रहें, ये मेरा निवेदन है। और मेरे शेष 2 वंचित गांव हैं, ढाणी झाझड़िया और ढाणी करमली, उनके लिए भी मेरा निवेदन है कि सरकार जल्दी से जल्दी जल जीवन मिशन में स्कीम सैंक्शन करे और मेरे राजस्व ग्राम ढाणी झाझड़िया को, जो सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है, पिछले 15 साल से मैंने दोनों सरकारों में प्रयास किया है। एक गांव हमारा पिछले साल कल्याणपुरा से ढाणी करमली नई सड़क से जुड़ गया है। ये दोनों गांव मेरे पहले कार्यकाल में ही बने थे और इनका विकास का भी काम पिछले 10 सालों में कुछ नहीं हुआ। इस साल इस कार्यकाल में पुनः एक गांव की सड़क हम बना चुके हैं, दूसरे के बनने के संभावनाएं जल्दी इस वित्तीय वर्ष में मुझे लगता है 22-23 में हम लोग उसको बना पाने में सफल होंगे। नरेगा में हमने सुरानी में 3-4 छोटे निकटों का जल संरक्षण के लिए पिछले 2 वित्तीय वर्षों में काम किया है। ढाणी झाझड़िया में भी काम किया है, कल्याणपुरा में भी जो मॉडल तालाब और गोचर भूमि के संरक्षण के लिए हमने काम किया है। आने वाले 3 साल में मेरा पहला उद्देश्य है कि मैं मेरे सरकारी भवनों को, उनके लिए ज़मीन और भवन पूरे पंचायत परिक्षेत्र में बने, ये मेरा सबसे पहला प्रयास है। उसके बाद में मेरा प्रयास है कि हमारा खेल मैदान एक स्टेडियम का, छोटे स्टेडियम का रूप ले और उसमें चाहे हमारे एमपी को, चाहे वो हमारे दूसरे किसी माध्यम से हमें 4 दीवारी बनाने के लिए और भवन बनाने के लिए आर्थिक सहायता की मदद कैसे भी हम लोग कोशिश करेंगे बन पड़े और हम उसको बना पाए। उसके बाद में पानी की बड़ी समस्या पिछले 10 सालों में कल्याणपुरा में रही है। हमने भी काफ़ी प्रयास किया है 1-1.5 साल से, लेकिन अब स्कीम सैंक्शन होने के बाद भी अभी तक वो समस्या जस की तस बनी हुई है। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले महीने 1.5 महीने में हम लोग आसपास के 1-2 किलोमीटर दूर से पानी का जहाँ स्रोत है वहाँ से पानी ड्रिलिंग ट्यूबवेल होकर पाइपलाइन से गांव को मिले। और उसको मैं समझता हूँ, दुर्भाग्य हमारा पीछा करे तो बात अलग है, नहीं हम अगले 2-3 महीने में कल्याणपुरा की पानी की समस्या का समाधान हम लोग करवा पाएंगे। इसके अलावा अगले 3 सालों में मेरा मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अधिक से अधिक सरकारी भूमि पर हम लोग वृक्षारोपण करके यहाँ एक हरियाली का स्वरूप आने वाले दिनों में खड़ा कर पाएँ। और जो ढाणियाँ अभी कच्चे रास्तों से जुड़ी हुई हैं, जो रास्ते हमने
राजस्व कैंपों में कटान में करवाएं, उन पर हम ग्रेवल सड़क बना पाएँ, आम लोगों को उनके खाद्य सुरक्षा का, सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिला पाएँ। जो वंचित परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं उनको अधिक से अधिक लाभ मिले, स्वच्छता के लिए शौचालय का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, और गांव में सार्वजनिक साफ सफाई, कचरा संग्रहण और प्रबंधन का हम अगले 3 साल में एक ठोस काम कर पाएँ। इससे ये समस्या हमारे आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ियों को भी नहीं रहे, और लोग स्वच्छता को अपने जीवन से जोड़कर, मैं आम ग्रामीण जनों से भी, पंचायत क्षेत्र के नागरिकों से भी निवेदन करूंगा कि कचरा हर जगह नहीं डालें, कचरा एक निश्चित स्थान पर डालें और उसका फिर निस्तारण करने में भी प्रत्येक नागरिक अपना सहयोग करे। और चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे ढाणी हो, अकेले पंचायती राज या स्थानीय निकाय की संस्थाएं समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगी जब तक उसमें आमजन अपना सहयोग नहीं दे पाएंगे। उसकी सफलता की संभावना सामूहिक रूप से ज़्यादा जनता और जनप्रतिनिधि मिलकर करते हैं तो हम ज़्यादा सफल और ठोस क्रियान्वयन कर पाते हैं। तो मैं आशा करूँगा कि गांव को स्वच्छ रखने में, पंचायत को स्वच्छ रखने में हम सभी नागरिक, सभी ऑफिसेज, सभी संस्थाएं मिलकर एक आदर्श और स्वच्छ ग्राम पंचायत हम कल्याणपुरा को बना पाएँ, यही मेरा आने वाले दिनों में प्रयास रहेगा। और हमारे से जो सार्वजनिक विकास के लिए, व्यक्तिगत किसी परिवार के लिए कोई काम बन पड़ेगा, हम उसको करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में मेरे स्तर पर किसी का ग्राम पंचायत कार्यालय में कोई काम पेंडिंग नहीं है। हमारे से जुड़ा हुआ काम किसी भी प्रकार का है जो होने वाला है, नियमानुसार है, मैं उसको करने में ना विपक्ष देखता हूँ, ना पक्ष देखता हूँ, ना अपना ना पराया। जहाँ लोगों के हकों की बात होती है, हम सबके सम्मान के साथ सबके विकास पर हमारा पूरा फोकस है। और विशेष तौर से हमारी पार्टी का ये मोटो है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और यही कारण है कि गांव के लोगों का आशीर्वाद मुझे बार बार मिलता रहा है, चाहे सहकारी समिति के माध्यम से हो, चाहे ग्राम पंचायत के माध्यम से हो, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव के माध्यम से हो, और संगठन के रूप में भी आसपास की हमारी 8 पंचायतें मेरे पंचायत समिति मंडल के अधीन है। थोई, रामपुरा, करड़का, झाड़ली, हाथीदह, हरदास का बास और बुर्जा की डाली। तो सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे मिलता रहा है। मैं आशा करता हूं कि ये हमेशा यूं ही मिलता रहे और हम लोग जितना हमारे से बन पड़े, बिना किसी भेदभाव के हम आमजन की मदद कर सकें, सहयोग कर सकें। तो मैं समझता हूं कि मेरा जनप्रतिनिधि रहने का कोई मतलब निकलता है। यदि हम लोगों से कोई दुर्भावना रखेंगे, बदनीयती रखेंगे, तो ऐसे लोगों का राजनीतिक जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाता। समय सबका फैसला करेगा, जो जैसे कर्म करेगा ईश्वर उसका फल देगा। वो कहावत है ना, बोए पेड़ बबूल तो आम कहाँ से हो। यदि हम किसी दूसरे के लिए समस्या पैदा करेंगे तो हमारे लिए सुगम आवागमन के संसाधन हमें नहीं मिलेंगे। हम लोगों को मानव जाति के कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए काम करने में ज़्यादा मान सम्मान और महत्व मिलेगा। और मेरा ये व्यक्तिगत प्रयास भी रहता है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त भी नहीं है, कोई दुश्मन भी नहीं है। तो एक सार्वजनिक जीवन जीने वाले आदमी को कभी भी लोगों से दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। साथ ही एक मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये मेरी मंशा रहती है कि मेरे मुख्यालय पर एक प्राथमिक स्तर का चिकित्सालय हो और एक पशुओं के लिए, क्योंकि यहाँ मेरी पंचायत में पशुधन की बड़ी संख्या है सुरानी में, क्योंकि वहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में गोचर और शिवाचर भूमि है, तो वहाँ भेड़ बकरियों की बड़ी अच्छी तादाद है। तो लोगों को चिकित्साओं के अभाव में कई बार बड़ी हानियाँ उठानी पड़ती हैं। तो उन लोगों के पशुओं के लिए, दुधारू पशुओं के इलाज के लिए यहाँ एक प्राथमिक स्तर का चिकित्सालय बने। एक
आदमी में मानव जीवन के लिए, एक पशुओं के लिए, तो 2 अलग अलग यहाँ चिकित्सालय बने। ये मेरी प्रयास है, मेरी एक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है कि हम ये काम हमारे पंचायत मुख्यालय पर कर पाएँ। इसके लिए आने वाले 3 सालों में मेरा प्रयास रहेगा। और मैं समझता हूँ आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा कार्यकाल होते होते हम इसमें से दोनों भी नहीं तो एक चीज़ हम कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू सर, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरपंच विशेष में हमने आपकी मुलाकात आज करवाई है कल्याणपुरा के सरपंच पवन कुमार जी साईं से, जिन्होंने बता दिया कि उनके सपने सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए हैं और आगे भी प्रयास उनके रहेंगे। 2 साल में उन्होंने काफ़ी उपलब्धि प्राप्त की है, जिसका विवरण भी हमने आपको उन्हीं के जुबानी आप तक पहुंचाया है। और आने वाले 3 साल में उनकी योजनाएं क्या रहेंगी वो बातें भी हमने उनसे की है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़, मैं हूं पीसी सैनी। थैंक यू।